अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 89 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का होमवर्क में दो क्वेश्चंस थे, एक्स वाई जी और एक एक्स वाई जी था और मर्दान सॉफ्टवेयर था। एक्स वाई जी में शायद डेप्रिसिएशन एक्विडेशन का लेजर बनाने में मसला हुआ हो, नहीं हुआ। और मर्दान सॉफ्टवेयर में आखिरी एडजस्टमेंट एक बच्चा पिछली क्लास में आके पूछ रहा था बाद में कि उसने लिखा हुआ है जी डिविडेंड जो अनाउंस होता है वो इतना है और जो पेड नहीं होता वो पेबल में। मैंने कहा यार ये बात तो हमें पता ही है, आपने वही उसूल रखना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स में जो डिविडेंड अनाउंस होता है वो निकल कर जाता है डिविडेंड पेबल में। और फिर बहरहाल इन केस किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं ले लूँगा एंड पे। अगर कोई इन दोनों सवालों में, कितने बच्चों ने दोनों सवाल अटैम्प्ट किए थे? तो इनडायरेक्ट मेथड में अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए आपको। बस रेक्टिफिकेशन जो है वो हमने अब इसके साथ मैच करना है उसको, लेकिन वो मैंने अब एंड के लिए रख दिया, यानी कि आज डायरेक्ट मेथड मेरी तरफ से पूरा हो जाना है। फिर एक पास पेपर है जो इंशाल्लाह आप 70-80% खुद ही करके आएंगे। फिर मैं कल वो करवा के, कल मजीद कोई एक आधा सवाल और करवा के फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ और क्लोज ही करूँगा। फिर मंडे को इंशाल्लाह हम रेक्टिफिकेशन के साथ इस कैश फ्लो को मिक्स करके फिर इसको क्लोज कर देंगे। फिर नया टॉपिक ट्यूसडे से इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। बाकी पास पेपर्स आपके सामने है, जब आपसे वो होने लग जाते हैं तो टॉपिक तो तैयार ही होता है। वैसे भी अब आप बोर हो रहे होंगे इनडायरेक्ट मेथड से ना, और रोज़ एक ही काम, आज फिर नया काम। ठीक है, नया काम जब भी आता है ना तो ऐसे जज्बा ज़्यादा हो जाता है, पैशन आ जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में बहरहाल मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% तैयार है, क्योंकि वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि एक आधी एडजस्टमेंट तो बहरहाल हर सवाल में आ ही जाती है जो कभी भी परेशान करती है। लेकिन 70-80% क्वेश्चन अब आपका सही होता है। आज के टेस्ट में भी इंशाल्लाह ये बात आप कोशिश करके प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, चले। अच्छा जी, डायरेक्ट मेथड के लिए सवाल मैंने वही चुना है जो सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि एडजस्टमेंट्स में आप ज़रा भी ना सोचें कि कोई एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है, और सिर्फ फोकस करें जो चेंज आ रहा है मेथड में, तरीके में। ठीक है, अब पहले ये फॉर्मेट बना करता था, मैंने क्वेश्चन वही उठाया पास पेपर 4 पेज 621 डायरेक्ट मेथड से लेकिन कर रहे हैं। बाकी सारा अभी तक तो फॉर्मेट मैंने वही बनाया जो हमने पहली क्लास में पहले दिन बनाया था। ठीक है, ये वो सवाल है जो पहले दिन बड़ा मुश्किल लगा था। आज आप इसको लेफ्ट हैंड से कर लें, आप इसको सवाल को देखें कैसे ये सवाल है, ये वो सिचुएशन है अब तो। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी साथ होना चाहिए कि कहाँ से सफर शुरू किया था और आप कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। खैर, ये सारा फॉर्मेट आपके सामने है। ठीक है, पहले 2 दिन तो आपको भी पकड़ में नहीं आ रही थी बात, 2 से बल्कि 3 दिन कर लें। पहले दिन तो बैलेंसिंग की समझ ही नहीं आई थी। पहले दिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सारी जिंदगी प्रॉफिट में इनकम्स को ऐड करते आए, एक्सपेंसेस को लेस करते आए, यहाँ पे उलट हो गया। फिर ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, एसेट बढ़े तो वो माइनस होने लग जाता है, लायबिलिटी बढ़े तो वो प्लस होने लग जाती है, एसेट का पता नहीं यार हो क्या रहा है। फिर 2-3 दिन बाद मेहनत करने के बाद आपको ये मेथड समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही यूजर भी कभी कह सकता है, जैसे आप सेठ साहब के पास गए ये कैश फ्लो लेके, उन्होंने कहा मैंने तो सारी जिंदगी यही सुना था कि इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस से कम होता है, ये क्या बदतमीजी है, और ये क्या है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज, क्या बदतमीजी है ये, उठाओ ये कैश फ्लो और निकलो यहां से। तो आपने इतनी कैश फ्लो उठानी है और उठा के निकल जाए, यानी कि ये वो एरिया है जो बदलने जा रहा है। बाकी सारी कैश फ्लो सेम। मैंने आज ये भी लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि इन लेस वालों से ऊपर एक ब्रेक आती है, एक स्टॉप आता है जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं। तो बेसिकली जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो निकालने के 2 तरीके हैं, बाकी कैश फ्लो सेम है। तो जो मेथड है ना, मेथड इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का ये तरीका था, पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। बाकी आगे वही कहानी। अगर ये डायरेक्ट मेथड बन जाए, देखो सेठ साहब को बाकी सब समझ आ रहा होता है। इंटरेस्ट पेड, हाँ ठीक है, टैक्स पेड, हाँ, डिविडेंड, हाँ घर लेके गया, पेड, ठीक है, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, कैश पेड फॉर एडिशन, लोन रिसीव्ड तो कैश आया, लोन रीपेड तो कैश गया, मैं घर से पैसे लाया तो कैश आया, ये सब समझ आ रहा था सेठ साहब को। इसका मसला हो रहा था। सेठ साहब ने कहा यार ये ना मुझे ये हटाओ यहाँ से, मुझे ना साफ सुथरी बात बताओ, ये नहीं मुझे समझ आ रहा, ये सब उठाओ यहाँ से, निकलो, मुझे सिर्फ 3 बातें बता दो। मेरे कस्टमर्स ने पूरे साल में कितना कैश मुझे दिया, बिजनेस को दिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। सादा बात बताओ कि मेरे कस्टमर से इस साल में कितना कैश रिसीव हुआ। सादा बात बताओ, मेरे सप्लायर्स को बिजनेस ने, हमारे बिजनेस के सप्लायर को बिजनेस ने इस साल में कितना कैश पे किया। सादा बात बताओ, एक्सपेंसेस के लिए कितने कैश की पेमेंट हुई। भाई देर से आए हो तुम और कैमरे के आगे भी खड़े हो गए हो। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड करके खत्म भी कर चुके हैं, तुम अब आ रहे हो। अब सुनो इधर, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट मेथड में जाएं तो सिर्फ ये एरिया बदलता है। इसकी पिक्चर अभी ले लेना लेट आने वालों, ठीक है।
यहाँ पर जो बातें थी वो जरा उल्टे तरीके से थी, इनडायरेक्ट टाइप थी, हमें समझ नहीं आती थी। प्रॉफिट शुरू हुए, कुछ नॉन कैश एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनकम्स को लेस, एक्सपेंसेस को ऐड, अजीब सी कहानी, ठीक है। फिर कोई वर्किंग कैपिटल नहीं समझ आ रही भाई सेठ साहब को। उन्होंने कहा सादा बातें तीन बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो हमने कहा अच्छा जी ठीक है, डस्टर देना, मैं अपनी कैश लो उठा के जाऊँ। आपने अपनी कैश लो, सिर्फ इतनी सी। देखो उसके बाद वही सवाल भी इसीलिए वो उठाया जो पहले से किया हुआ है, ताकि बिल्कुल 100% समझ आए आपको। कैश फ्लो हमें बनानी आती है, इसलिए तो कह रहा हूं कि आज के दिन में मैंने करवा दिया, कल का दिन भी रखूंगा इसको नॉर्मल करने के लिए। फिर इस टेस्ट में तो जो आज होना है, इसमें तो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वीक के टेस्ट में एक डायरेक्ट का सवाल भी डाल दूंगा। इतनी ही प्रैक्टिस हो सकती है, पास पेपर आप खुद करके आएंगे घर से इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं, ठीक है। तो चलो भाई, उठाओ अपनी कैश फ्लो, और लेट आने वालों उठाओ अपनी कैश फ्लो, निकलो यहां से। ये एरिया बदल गया, देखो, ओहो तस्वीर आपने बनाई नहीं, बनवा देनी चाहिए थी आपसे। कोई बात नहीं, इतनी तस्वीर तो बना सकते हो फॉर्मेट की, ठीक है। वैसे दिमाग में बना लो, ठीक है। बाकी सब सेम है, ठीक है। सिर्फ यहां पर वो पीबीडी से लेकर एडजस्टमेंट वाली कहानी की बजाय साफ सुथरे सादा अल्फाज में तीन बातें बतानी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। सर सी और एस बड़े बड़े लिखे हैं, आप ई को भी बड़ा लिखे हैं, ये लो भाई। अच्छा, वैसे ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड की, जरा ऐसे हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन बातें सेठ साहब ने कही है, मुझे बताओ बाकी कैश फ्लो मुझे समझ आ रही है। तो फिर जो रिप्लेस हुआ एरिया फॉर्मेट में वो समझ आ गया। अब ये निकलेंगे कैसे वो तो बताता हूं, लेकिन जो रिप्लेस हुआ एरिया वो समझ आ रहा है। अब आओ अपने उसूलों वाले सफे पे। हाँ, रूल्स बुक पे आओ। रूल्स बुक पे आके जिन्होंने रूल बुक नहीं बनाई वो फिर यहां पर जब इनडायरेक्ट की हेडिंग देंगे वहां पे साथ ही रूल लिख लेंगे। जिन्होंने रूल बुक बनाई हुई है वो रूल बुक पे आएंगे, और वो जो पुराना मेथड था वो अगर उसमें कोई एक सफ़े तक तकरीबन पहुंच ही गए होंगे रूल्स, वो 2-3 लाइनें उसकी छोड़ के अगले सफ़े पे नई हेड, उस सफ़े के टॉप पे हेडिंग बना लो इनडायरेक्ट मेथड। वो जितने उसूल थे उस पिछले वाले उसूलों के ऊपर मैंने कहा हेडिंग बना लो जो अभी तक लिखे हुए हैं, इनडायरेक्ट मेथड। वो जो पुराने उसूल मैंने लिखवाए थे वो किस मेथड के लिए थे? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और अब हेडिंग बनाओ डायरेक्ट मेथड। ये मैंने यहां पर जो लिखे थे ना, मैंने भी यहां पर जाके देखे, फिर ये ऐसे ये कोई 2-3 उसूल थे। अच्छा 2 थे, तीसरा भी था, वो आपके ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। मैंने तो बाकी छोटे मोटे उसूल हैं 7-7 वाले, वो आप खुद अपनी पसंद के लिए लिखे हैं। ये देखो मैंने ऊपर इनडायरेक्ट मेथड की हेडिंग दी कि जिन वाले जिन बैलेंस आइटम्स के उनके, ठीक है, कैश इन कैश, वर्किंग कैपिटल, फिर टैक्स और उसके लाजमी बनाएंगे। और ये तीसरा था, ये मैंने असल नंबर 3, मैं भी कहूँ कहाँ गया, ये कैश फ्लो से बिल्कुल साथ मैंने नंबर 3 लिखा हुआ था ना, आज मैंने इसके आगे क्या लिख लिया, ये इनडायरेक्ट कैश फ्लो की बात हो रही थी। ये कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करते हैं, प्रोविजन ब्ला ब्ला ब्ला। डायरेक्ट मेथड में ये उसूल नहीं लगना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इनडायरेक्ट कैश फ्लो के सवालों में। ओके चले छोड़ें, आपने तो हेडिंग दी हुई है, वो कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेथड की हेडिंग दे दी, अब पहला उसूल लिखो। देखो जी, इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बनाएंगे, बस कहानी खत्म। इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल, जाहिर सी बात है वहां पे वर्किंग कैपिटल आइटम प्लस माइनस करते थे ना, आज वो नहीं कर रहे, तो फिर उनको भी लेजर में ले आएंगे, ठीक है ना। तो उसूल पहला क्या बना डायरेक्ट मेथड का, इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बनाएंगे। वर्किंग कैपिटल आइटम्स कौन से थे भला? इन्वेंट्रीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्रूअल, प्रीपेमेंट्स, ठीक है। अब इधर देखो, मैं यूं करता हूं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज यूं कर देता हूं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऐसे कोई वजह नहीं है क्या। देखो डेटर्स से हमें मिलेगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। क्रेडिटर से हमें मिलेगा कैश पेड टू सप्लायर, और इन्वेंट्री का लेजर भी इसके साथ ही मिक्स होके चलता है, क्योंकि आपने जो है वो अगर परचेजेस की हैं, ठीक है, उधार पे की हैं, तो उसकी क्रेडिटर में भी एंट्री आती है और इन्वेंट्री में भी। अच्छा जब हमने सारे आइटम्स की लेजर बनाने हैं, ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री का भी लेजर है, तो फिर सोच वैसे चलेगी जैसे परपेचुअल सिस्टम के अंदर आपको इन्वेंट्री का लेजर बनाना सिखाया था, मैंने सिखाया हुआ है। मैंने इन्वेंट्री की रिवीजन करवाई थी ना, वहां पे लेजर बनाया था इन्वेंट्री का, वही वाला बनेगा जिसकी डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ परचेज आती है, क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल आती है। अभी देख लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं। उसके बाद ये तो 2 चीजें हो गई। पहली चीज डेटर्स, जिससे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकलेगा। दूसरी चीज क्रेडिटर और इन्वेंट्री, जिससे मिलाकर
देखेंगे कैसे मिलते हैं, मतलब हेल्प करेंगे एक दूसरे की। कैश पेड टू सप्लायर निकलेगा। और तीसरी चीज जो हेडिंग हमने दी है वो क्या है, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस एक ही फिगर चाहिए, तो हम एक ही लेजर बनाएंगे सारे एक्सपेंसेस का कंसोलिडेटेड। हम लेजरा बनाएंगे, एक्सपेंसेस का लेजरा, सारे एक्सपेंसेस उसमें डाल देंगे, सारा कैश इकट्ठा निकलेगा, जितने भी एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स उसमें इकट्ठे आ जाएंगे। अभी देख लेते हैं, इससे परेशान नहीं होना। फिलहाल सिर्फ एक उसूल हमने लिखा है, इस मेथड में हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी लेजर बनाएंगे। ठीक है, ये असूल बुक, रूल बुक अब वापस क्लोज कर दें और अब अपने सवाल पे आ जाए। लो जी, सवाल वही है। सवाल वही रखने की बड़ी वजह तो ये है कि एडजस्टमेंट्स पे गौर ना करें। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये वो पहला सवाल है जिसमें हमने ऐसे भी किया था, स्टार लगाओ स्टार लगाओ। अब नजर आ रहा है वर्किंग कैपिटल कौन कौन से आइटम्स हैं, डेटर है, इन्वेंट्री है, प्री पेमेंट्स हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, क्रेडिटर्स हैं, वेजेस पेबल हैं। तो यहां से कोई पता लग जाएगा कि यही वो आइटम्स हैं जिनको पहले उधर ले गए थे, आज इनको भी लेजर में ले जाएंगे। ठीक है, और सही है। तो सिर्फ इतना सा असूल बदला, बाकी सब सेम है। बाकी जो पहले लेजर में जाते थे आज भी लेजर में जाएंगे, जो पहले वर्किंग वन में जाते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आज भी वर्किंग वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे। मसला सिर्फ किनको आया है, वर्किंग कैपिटल आइटम्स को, जिनको ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस के साथ वहां लिखते थे, आज उनके भी लेडजर ओपन करेंगे। चलो जी, जुनैद जंजुआ भाई आगे फिर दोबारा आगे देश आगे। मिस्टर जुनैद जंजुआ ब्ला ब्ला ब्ला, बैलेंस शीट, कैश, तरतीब वही। मैं ना इस अटेम्प्ट से पहले तक आपको सही बताऊं तो मैं पूरा सवाल ये करवाता भी नहीं था, इस बार तो मैंने पूरा सवाल करवा दिया ये वाला, क्योंकि बाकी सारा किया होता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक क्लास ही सही, खैर है, ठीक है। चेंज सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, तो सिर्फ वही करवा दिया करता था। लेकिन चलें आज पूरा सवाल करते हैं। बस फर्क ये होगा कि जो बाकी नई पुरानी चीजें हैं, जैसे अब लैंड का लेजर बनेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बनेगा, एसेट्स का बनेगा, उसमें एडजस्टमेंट्स हैं, वो तो नहीं डिस्कस करूंगा ना, वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। ओके, अब तरतीब पूरी करते हैं जी। सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। कैश कहां जाता था, आज भी वहीं जाएगा। ओपनिंग 32, क्लोजिंग 145। ठीक है जी, वही तरतीब। नेक्स्ट, डेटर्स पहले कहां जाते थे, वर्किंग, आज इनका भी क्या बन जाएगा, तो आज जनाब डेटर्स का लेजर बन गया। ओपनिंग बताओ 104, क्लोजिंग 218। अच्छा 218 नहीं 280, बड़ी मेहरबानी। ऐसे बोला करो, पहली बार में समझ ही ना आए। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये तो पहले भी लेजर में थे, आज भी लेजर में। लेकिन ना मैंने यहां पर असल में मैंने ये किया कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, नई चीज थी ना, इन्वेंट्री, इन्वेंटोराई, और सारे एक्सपेंसेस का एक बड़ा कंसोलिडेटेड लेजरा, एक्सपेंसेस, ये सब के लिए मैंने एक अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो ये चार मैंने इकट्ठे रख ली क्योंकि जरा नई चीज थी, तो मैंने कहा इसको जरा इकट्ठा रख के समझा देता हूं। इसलिए ये चार को मैंने तरतीब में, मतलब वैसे तरतीब सवाल की नहीं फॉलो की, बस ये चार अलग कर लिए, बाकी तरतीब से चलेंगे। ठीक है, तो जी डेटर के बाद क्या आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेजर बनता था, लेजर बनाएंगे ये लॉन्ग, आप अपनी तरतीब से चलते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इकट्ठा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बताएं 170, क्लोजिंग 220। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, नई चीज। इन्वेंट्री का भी आज क्या बनेगा, लेजर। इन्वेंट्री का लेजर है जी, ओपनिंग 200, क्लोजिंग 424। अब देखो ये वही सिस्टम की तरह से नहीं बन गया, परपेचुअल की तरह से इन्वेंट्री का लेजर है ना। यानी कि परचेज की एंट्री अगर हम बोलेंगे तो परचेजेस डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट नहीं बोलेंगे, इन्वेंट्री डेबिट, क्योंकि वो लेजर बन गया ना। अब उस जैसा सिस्टम, उस तरह से सोचना है, परपेचुअल सिस्टम की तरह से अब सोचना है हमने, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री का लेजर आ रहा है, जिसकी डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ परचेज आती है और क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल, मास में पता लगता है मुझे बोलने का, क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आती हैं। और ठीक है, अच्छा, तो ये वही लेजर बन गया। खैर बनेगा, आगे बढ़े। प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग कैपिटल आइटम था, बोलो आज इसका भी क्या बनेगा, लेजर। प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इधर मैंने लिखा ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस 36 और क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस 24। एक तक तो वैसे भी समझ आता है, हाँ एक्सपेंसेस का लेजर ऐसे ही बनता था, ओपनिंग क्लोजिंग प्री पेमेंट लिख ली हमने, याद है। एक्सपेंस के लेजर में ओपनिंग प्रीपेड इधर ही आता था ना, कैश इधर और एक्सपेंस इधर। ओके, बस फर्क ये है कि अलग अलग एक्रूअल प्री पेमेंट्स नहीं रखेंगे हम। उसकी वजह ये है कि हमसे उसने एक कैश की फिगर मांगी है। दूसरी बात, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी एक्सपेंसेस क्लब होके इकट्ठे होके, या सेलिंग एडमिन अलग पड़े होते हैं, या वो भी इकट्ठे करके दे देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब हमें क्या पता उसमें कौन कौन से एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की क्या क्या अमाउंट है, तो हमने उसका हाल ही क्या रखा हुआ है इस मेथड के अंदर, अकाउंटेंट ने हाल ही रखा हुआ है, एक्सपेंसेस का लेजरा बना लेते हैं। ठीक है, सारे एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स डाल के सारे एक्सपेंसेस इकट्ठे यहां डालते हैं, सारे एक्सपेंसेस की मद में कैश यहां से निकल आता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, ऑफिस सुप्लाईज
वो भी वही वैसा ही था, ठीक है, वो एसिड साइड पे पड़ा है, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफिस ऑफ सब कितना 7 और क्लोजिंग ऑफ सब कितना, ये सब पंजाबी वाला नहीं है 14। अच्छा यार 14 क्या हो गया तुम्हें। अच्छा नेक्स्ट, लैंड तो पहले ही लेजर वाले थे, ये तो पुराने लेजर वाले लोग हैं, ठीक है, पुराने लोग हैं लेजरों वाले। तो लेजर लैंड का बना कि बोलो ओपनिंग 500, अच्छा 2500 और क्लोजिंग 1810। ये लेजर किसी और ने बनाया। ओके नेक्स्ट, बिल्डिंग इक्विपमेंट इनके लेजर थे, छोटे छोटे करके मैंने बनाया आज लेजर, ठीक है जी। बिल्डिंग ओपनिंग 2300 2300, क्लोजिंग 2800। इस बिल्डिंग की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 720, क्लोजिंग 890। फिर आया जी इक्विपमेंट ओपनिंग 1150, क्लोजिंग 1200। फिर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 350 ओपनिंग और 300 तुसी क्लोजिंग। हाँ तुसी 300 तुसी। एसेट साइड इज ओवर। आज मैच तो नहीं। क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल आइटम, आज इसका भी लेजर ओपनिंग 263, क्लोजिंग 158। नेक्स्ट वेजेस पेएबल, ये भी वर्किंग कैपिटल आइटम है लेकिन ये एक एक्सपेंस है, एक्रूअल है, लेजरे में आ जाएगा। ओपनिंग वेजेस पेएबल लिख लूं पहले जी, कितना 24 और क्लोजिंग वेजेस पेएबल कितना जी 40। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स, अब बाकी सब पे पुराने रूल्स लगने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आज भी उधर ही जाने हैं, बाकी लेजर वाले आज भी लेजर में जाने हैं, सिर्फ जो वर्किंग कैपिटल में लेके जाते थे आज उनके भी लेजर्स हैं। ओके जी, तो क्या है शॉर्ट टर्म लोन जी 580 है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में ना, 580 और 580। लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल ये दोनों लेजर्स में जाते थे, इनके यहां पे लेजर बना लेते हैं जी। लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग 1160, क्लोजिंग 9। ये वही लेजर है जिसमें वो कैपिटल और लोन हिट हुआ था, याद है ना, बस आज वही याद है, इस्तेमाल करना था मैंने, तभी तो ये सवाल दोबारा करा रहा हूं जी। क्लोजिंग कितना बताया 985। फिर कैपिटल इकट्ठा है, सब कुछ यहीं पर ही आएगा, ब्रॉड डाउन 3402, कैरी डाउन 3884। लो जी, इसके बाद जरूरत पड़ने पर कुछ लेजर्स और ओपन करेंगे। वो 3 डिस्पोजल थे ना, तो डिस्पोजल अकाउंट तो आपको पता है बनेंगे ही बनेंगे। जरा इनको मैं सही कर लूं, बहुत ही नीचे चलेंगे, नजर ही नहीं आते। ओके जरा रखो इधर, फिर अगर ना चला तो फिर वही उठा लेंगे। चले जी, बैलेंस शीट होगी पूरी। अब इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में ही काटा है, इसको और इसको हमने काट दिया था, और हमने कहा था, मैंने आपको कहा था प्रूफ लॉजिक है ना, पर्चा पास होने लग गया, लॉजिक कौन सा आखिरी क्लास में भी दे दूं, मसला नहीं है, काम सही चल रहा है, मैंने लॉजिक भी कहा छोड़ो जाने दो, बस कर लेंगे, सिखाऊंगा जरूर जी। तो हमने उस वक्त ये बात की थी, तो ये कह रहे थे कि ये सारे वर्किंग कैपिटल में ना ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाने, तो आज वर्किंग कैपिटल भी कोई नहीं है। और दूसरी बात, आज वैसे भी बेटा डेटर का लेजर बन रहा है जिसमें सेल आएगी, इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, और एक्सपेंस का लेज रॉ बन रहा है जिसमें ये एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। तो आज यहां से भी चीजें उठाकर पहुंचाएं। इसका मतलब इस मेथड के लिए डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट का होना जरूरी है, वरना इस मेथड से सवाल नहीं हो सकता। और जो यही सवाल इनडायरेक्ट से हो सकता है, करके देखा हुआ हमने, ठीक है। हर सवाल इनडायरेक्ट मेथड से होता है, हो जाता है कैश फ्लो का, लेकिन हर सवाल डायरेक्ट से नहीं होता। डायरेक्ट मेथड सिर्फ उसी से होगा जिसमें ये डिटेल सारी गिवन होगी, ठीक है ना। डेटर के लेजर में सेल, इन्वेंट्री के लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस के लेजर में एक्सपेंसेस, ये अलग अलग होंगे, तो सिर्फ प्रॉफिट देते तो हमें क्या पता। ओके चल, खैर छोड़े इस बात को। सेल्स कहां आती हैं, डेटर के लेजर में। आप कहोगे सर इधर तो क्रेडिट सेल्स आती हैं,
सवाल में कहीं कैश सेल का जिक्र नहीं है तो फिर क्रेडिट अज्यूम करेंगे। वैसे आपस की बात बताऊं, आज नहीं बताई, कल बताऊंगा बच्चों को, आपको भी, उनको भी, सुबह वालों को भी। हम यहाँ पे टोटल सेल ही ले लेते हैं, वजह मैं कल ही बताऊंगा, ठीक है ना। छोड़े, फिलहाल तो सवाल में पूरा सवाल हमने किया हुआ है, इसमें कहीं पे कोई कैश सेल का जिक्र नहीं है, तो फिर सारी की सारी सेल्स क्रेडिट सेल्स। ओके, कितनी है जी? 9280। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कहां जाता है? क्रेडिटर में। क्रेडिटर कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिटर में नहीं जाती, कॉस्ट ऑफ सेल तो इन्वेंट्री में जाएगा। तो इन्वेंट्री के अकाउंट में आकर कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने लिखा 6199, ठीक है। टोटल मैंने अभी भी छुपाया, टोटल को क्या करना होता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग है जिसमें सेलिंग है, एडमिन है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को इग्नोर करो, ये ना लेना, ये नॉन कैश होता है, इसको छोड़ के बाकी दोनों इकट्ठे ऐड करके लिखवा दो मुझे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही कह देता हूं मैं, जरा जगह तंग है। यहां पर मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये वही प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, ठीक है। ये जरा दो चीजें ऐड करके लिखवाओ मुझे। 634 प्लस 1348, ये सारे एक्सपेंसेस मैंने डाल दी, कितना बनता है? 1982, ठीक है जी। तो सारे एक्सपेंसेस, इसीलिए सारे अक्रूवल प्री पेमेंट्स भी मैंने यहीं पर डाल दिए थे, ठीक है ना। बाहर ही आई जा रहे हैं इस पैसा, इधर ही ना डोल दो जी। लेजरा जो हुआ, ओके। नाउ सारे एक्सपेंसेस, सारे अक्रूवल प्री पेमेंट्स, तो फिर सारे एक्सपेंसेस का कैश यहां से निकलेगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, ठीक है। ये हमारा मकसद था। वरना देखो ना, अगर अलग अलग अक्रूवल प्री पेमेंट्स हम अलग अलग लेजर ओपन कर लेते तो कैसे एडमिन सेलिंग में से वो वेजेस अलग निकालें, कैसे हम इंश्योरेंस अलग निकालें, कैसे ऑफिस सप्लाईज अलग निकालें, कैसे सारी चीजें अलग अलग निकल नहीं सकती ना। सारे अक्रूवल प्री पेमेंट्स को यहां पे फेंका और यहीं से सारे एक्सपेंसेस को बैंक कर, यहीं से सारा कैश इकट्ठा निकाल लेंगे, ठीक है। सही है, सही है, सॉरी। नेक्स्ट, अगली चीजें हैं ये 4 आदत जो हमने उस सवाल के अंदर ली थी। डेप्रिसिएशन को, जरा इधर हो जाए, मेरे पीछे छुप जाना है। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया था, रिवर्स ज्यादा बेहतर लफ्ज़ है, ठीक है ना। एडलेस तो वहीं जाकर सोचते थे जी। डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया था, गेन को रिवर्स, गेन को रिवर्स, लॉस को रिवर्स, ये 4 चीजें रिवर्स की थी हमने। गेन लॉस वहां पे जाकर उल्टा दिए थे, ठीक है। आज वो क्यों किया था वैसे, ये तो बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट था, असल बात तो कोई बता नहीं रहा। असल बात नहीं, आप लोगों ने कहा प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते ऐड हो गया, प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते लेस हो गया, प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया, कैश नहीं है, नॉन कैश है, ये है वो है। असल बात नहीं बताई। अगर स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट ना होता तो मैं क्यों एड लेस करता? क्यों? मैं इसे ज़हन बना रहा हूं ना, आज मैंने यहां पर एड लेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है ही नहीं। अब कब ये नॉन कैश की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सवाल करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो नहीं करनी पड़ रही। तो मुझे बताओ कि क्या ये 950 आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं। तो उस दिन ये काम इसलिए करना पड़ा था कि शुरू कहां से किया था? 900। इस तक आते आते ये माइनस हो चुका था, ये ऐड हो चुका था, ये ऐड हो चुका था, ये माइनस हो चुका था, तो रिवर्स किया था। आज स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, साइड पे करो। हाँ, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेशन के लेजर में जाएगा, वो अलग बात है कि वो 2 हिस्सों में है। गेन लॉस, गेन डिस्पोजल का अकाउंट बनाकर ले जाएंगे, क्योंकि बहरहाल कैश पेड तो हमें चाहिए। डेप्रिसिएशन वगैरह यहां जाएंगी तो कैश एडिशन वाला निकलता था, अगर बुक वैल्यू एसेट अकाउंट बन रहा है। फिर ये गेन लॉस यहां डिस्पोजल के अकाउंट्स में आएंगे तो ही कैश निकलेगा ना। हमें कैश पेड, कैश रिसीव तो चाहिए ना। एसेट बेचा है, गेन लॉस ना रिवर्स करो, लेकिन कैश पेड, कैश रिसीव तो लाओगे ना एडिशन वाला, ठीक है। तो रिवर्सल वही तो सारा रिप्लेस किया। यहां पर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश उड़ा दिया, एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल उड़ा दिया। नॉन कैश जो थे वो क्योंकि इधर पीपीटी तक आते थे, एडलेस नहीं होते तो वो नहीं करने पड़े, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल था उसको लेजर्स में ले आए। अब डिफरेंट है मेथड, तो मेथड सिर्फ इतना सही डिफरेंट है। ओके, चले जी, बिल्कुल लिखेंगे। अभी मैं प्रॉफिट लिखता हूं यहां, नहीं तू कह रहे हैं आपके कैपिटल के लेजर में ये प्रॉफिट आएगा? बिल्कुल आएगा, बल्कि मैं अभी लिख देता हूं। ये लो बेटा, प्रॉफिट पैट, पीबीटी पैट है कि मैं प्रॉफिट ही लिख रहा हूं, चलो पैट ही लिख देता हूं, क्योंकि पीबीटी पैट तो सेम ही है। कितना? बिल्कुल आएगा, यहां तो आएगा, यहां क्यों ना आए, ठीक है, बिल्कुल आएगा। अच्छा, लिख लेना चाहिए था मुझे। चलें जी, अब भाई बात यह है कि ये 4 चीजें, जिसमें एक डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन या तो एसेट अगर बुक वैल्यू बन रहा है, याद करें, उसके लेजर में जाती थी, वो लिखने के बाद हम कहते थे चलो रिवर्स करें। आज लेजर में तो जाती,
लेकिन रिवर्सल ना होता। लेकिन लेजर में भी हम नहीं लेके जा रहे, कंडक्शन से निकलेगा बैलेंसिंग, और वो 230 ही निकला था, याद है पहले दिन 230 क्या था, 60 रुपए इसकी डेप्शन थी और बाकी कुछ इसकी थी, 60 इसकी थी और कुछ इसकी थी, 170 इसकी थी, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर 230 ही बना था। लेकिन वो वहीं पर उतनी डेप्शन ही निकलेगी, यानी लेजर में ये डेप्रिसिएशन ने जाना है, जैसे लेजर में प्रॉफिट गया है, लेजर में इस डेप्शन ने जाना है, लेकिन नॉन कैश वाली जगह पर रिवर्स नहीं होना। ऐसे ही ये गेन लॉस डिस्पोजल के लेजर में तो जाएंगे लेकिन रिवर्स नहीं करेंगे। अब वो गेन लॉस लेजर में ले जाकर वहां से कैश निकालेंगे, कैश तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है हमने, ठीक है। तो चलो डेप्रिसिएशन को तो माफ कर दो फिलहाल, क्योंकि वो अलग अलग वैसे ही निकल आनी है। ओके, आगे बढ़ो, इन 3 की बात करो। 3 है डिस्पोजल्स, पता चला, मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी सी मिस हो रही है, प्लीज देखें जरा जी। 3 है डिस्पोजल, तो 3 बनाओ डिस्पोजल अकाउंट। ये तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब डिस्पोजल आ जाए तो डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करो। तो पहला डिस्पोजल किसका है जी, उस पे गेन है लॉस है, लैंड गेन है। अब डिस्पोजल के अकाउंट में गेन किस तरफ आता था, सोच लेते हैं। डिस्पोजल के अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लॉस वाली फिगर है तो वो प्रॉफिट लॉस डेबिट है, डिस्पोजल क्रेडिट है तो वो तो लॉस होगा, तो फिर गेन आएगा डेबिट साइड पर। वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर जो गिवन है, बताओ 64 लिख लें, यहां पे लिख लें, चीजें कैश तो निकालना है ना, चीजें अपने हिसाब से चलती जाएंगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सेल पर गेन, अगेन गेन है, बंदा बन जा जी। ऐसे दिल कर रहा था कहने का, ये ना कहीं सर क्यों कहा, तुम्हें पता है क्यों कहा, फिर तुमने कहना मुझे क्यों निकाला जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन है डेबिट साइड पर 32 का, ठीक है जी। नेक्स्ट इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट उसकी सेल पे लॉस आया, लॉस, आप लॉस कह रहे हैं ना, लॉस को लॉस आया है, तो डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट लॉस है, तो डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाता है वो डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे आता है 15, ठीक है। लो भाई, और देखो डेप्रिसिएशन जो है ना, ये मैंने सब चीजें उठा ली हैं, आज मैंने सब चीजें उठा ली हैं। डेप्रिसिएशन को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया है कि वो इकट्ठी आ रही थी। अगर एक ही पीपीई का लेजर होता ना तो मैं इसको भी उठा के वहां पे लिख देता क्रेडिट साइड पे, इकट्ठा होता। लेकिन अभी चूंकि वो इकट्ठा है नहीं, मैं एक जगह 230 कहां डालू, आधा आधा करने, वो तो बाद में उसने 60 बता दिया तो पता लग रहा है ना कि 60 इसका तो 170 उसका होगा, लेकिन फिलहाल इसको सिर्फ इसलिए माफ कर दिया, छोड़ो उसको, ठीक है। अगर बार बार कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट है, इसको भी उठा लिया, इसको लेजर में ले जाएंगे, कैपिटल के लेजर में जाएगा, लेकिन बस स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही गेन लॉस ये डिस्पोजल के लेजर में जाएंगे, बस रिवर्स नहीं होंगे। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ये लेजर में जाएगी, डेप्रिसिएशन लेजर में कब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो एसेट अकाउंट में चली जाती है, और अगर अक्यूमुलेशन अलग हो तो वहां चली जाती है। जिस भी लेजर में जाना है इसने जाना है, लेकिन हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे बस, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी नहीं है। यार ये ऐसी तरह 23 पे करा दो। अच्छा जी, चलें, अब सारा डाटा मैंने लिखवा दिया। तुंज उठ जा जी। ओके, नाउ ओनली एडजस्टमेंट्स आर लेफ्ट। नंबर 1, सवाल सारा डाटा लिख दिया ना, कुछ रहा तो नहीं गया, नहीं रह गया। चलो, पार्ट ऑफ लॉन्ग, अब ये एडजस्टमेंट्स में अब आपको समझाऊं, है अच्छा लगता है। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज रीपेड थ्रू हिज ओन रिसोर्सेज। एंट्री की थी हमने लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, यहां पे लिखा था हमने लॉन्ग टर्म लोन, यहां पे लिखा था कैपिटल, और इस 100 को भी हम कैश फ्लो में लेकर गए थे। कैपिटल में हमने इसको आना शो किया था और लॉन्ग टर्म लोन में जाना, और लॉन्ग टर्म लोन को 75 निकला था, मुझे ये भी याद है। तो 175 नेगेटिव और 100 पॉजिटिव लिखा था, जाके देख लेना, ऐसे ही था। मैं 2 दफा सवाल करता हूं ना, अगली क्लास में, पहली में फिर आपकी क्लास में, अभी यहां पे भी हो चुका हुआ है, तो 3 दफा ये सवाल मैं कर चुका हूं, मेरी तो प्रैक्टिस हुई पड़ी है जी। नेक्स्ट आगे चलें, ये एडजस्टमेंट समझ आती है, एडजस्टमेंट डबल एंट्री की, ओके, समझा नहीं रहा, समझाई हुई है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 100 आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 100 की डिस्पोज हो गई, ये कहां फेंक देंगे, डिस्पोजल अकाउंट। एडजस्टमेंट ने बताया, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60। इक्विपमेंट की डेफिनेशन उसने बता दी 60, दूसरी नहीं बताई उसने, नहीं बताई ना, नहीं बताई, अभी नहीं बताई, निकलेगी इंशाल्लाह 170 ही निकलेगी, टेंशन मत करवा। नेक्स्ट, एक इक्विपमेंट बिका है, हाँ मुझे पता बिका है, लॉस आ रहा था उसमें, उसकी बुक वैल्यू 75 है। अच्छा जी, हमें तो कॉस्ट चाहिए आज, क्योंकि हमारा एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, तो उसके लिए फिर हमने एक रूल लिखा था कि बुक वैल्यू का फॉर्मूला सीखा था ना बचपन में, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन 3 में से कोई 2 चीजें दे दे, तीसरी हम बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। तो आज हमें सवाल में इंशाल्लाह एक्यूमुलेशन मिलेगी लेजर से, जब बैलेंसिंग करेंगे, किया था ना। कॉस्ट चाहिए, बुक वैल्यू उसने बताई है, एक्यूमुलेशन सवाल से निकलेगी, बैलेंसिंग करते हुए हम कॉस्ट निकाल लेंगे एंड पे जाकर। ओके,
और लास्ट एडजस्टमेंट थी ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू 568। तो कैपिटल के अकाउंट में ड्राइंग्स लिखते थे हम 568 और फौरन आके यहां पर भी कहते थे यार नहीं ड्राइंग्स डिविडेंड पेड नहीं है, ड्राइंग्स है सवाल में जी, हम तो ड्राइंग लिखेंगे और 568 आ जाता था। ठीक है, लो जी सवाल तो हो गया पूरा। अब फिर से स्लो होते हैं, ये जरा रिपीट वाली टेलीकास्ट थी ना। ठीक है, अब जनाब बैलेंसिंग शुरू करते हैं, लेकिन बैलेंसिंग शुरू करने से पहले ये 3 अकाउंट्स जो हैं डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री, इसके बारे में एक उसूल सुन लो। असल में ना पहले आपसे कोई 3-4 अटेम्प्ट्स पहले वाले जो FR1 के स्टूडेंट्स होते थे ना, उनकी सिलेबस में एक टॉपिक होता था सिंगल एंट्री, जो सबसे मुश्किल टॉपिक था, फिर निकल गया। उसके बाद FR1 में आसानी है। तो उस टॉपिक में ना ये बैलेंसिंग सीखा करते थे वहां पर, और जब उसके बाद कैश फ्लो पे बच्चे आते थे ना तो बच्चे कहते थे ये कोई टॉपिक है। वैसे तो आप लोग 2-3 दिन बैलेंसिंग में 1-2 दिन जरा खपे, उसके बाद अब आप भी वही कहते हैं ये कोई टॉपिक है, लेकिन वो पहले दिन ही कह देते थे ये कोई टॉपिक है। बैलेंसिंग वहां सीखते थे। तो इन 3 अकाउंट्स के बारे में जो रूल होता था बच्चे वहां सीख लेते थे, अब आपको यहां सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताएं, ले आमिर भाई इधर, पहले मुझे ये बताएं कि हमेशा से आपको एक बात कहता आया हूं कि अब नॉर्मेलिटीज हमेशा सवाल बताता है। डेटर का लेजर अगर हो, डेटर, तो उस लेजर के अंदर नॉर्मल 4 चीजें कौन सी होती हैं मुझे बताओ। ब्रॉड डाउन होता है, सेल्स होती हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होता है और क्लोजिंग होता है। आप कहोगे सर ये तो बैड डेट रिटर्न ऑफ भी आ सकता है, सेल रिटर्न भी आ सकता है, डिस्काउंट भी आ सकता है। वैसे तो ठीक है, ऐसी कोई बात भी होगी तो वो सवाल खुद बताएगा। ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी सवाल बताएगा, खुद से नहीं अज्यूम करना बैड रिटर्न ऑफ है तो लेजर में लिखे डेटर के। इसका मतलब 4 चीजें नॉर्मल डेटर की जो हम ढूंढेंगे, अब नॉर्मेलिटी सवाल ने बता दी तो वो लिख देंगे। जब वो लिख देंगे तो वो तो उस 4 की काउंटिंग में फिर भी नहीं आनी, वो अब नॉर्मेलिटी उसने बता दी, हमने लिख दी, हमने 4 चीजों की तरफ ही जाना है। 5वीं जो अगर होगी, 6ठी होगी, 7वीं होगी, सवाल खुद बताएगा। ठीक है, तो 4 नॉर्मल चीजें क्या हैं डेटर के लेजर की? ओपनिंग, सेल्स, कैश, क्लोजिंग। क्रेडिटर की 4 नॉर्मल चीजें बताओ। ब्रॉड डाउन, परचेजेस, कैश पेड और क्लोजिंग। नहीं सर, परचेज रिटर्न भी तो आ सकती है। नहीं, अब नॉर्मेलिटी कोई भी होगी तो सवाल बताएगा। इन्वेंट्री के लेजर की 4 नॉर्मल शेयरें बता दो। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, भाईने का सौखा करो, 2 हो गए। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल भी हो गया। डेबिट साइड पे क्या आता था? कॉस्ट ऑफ परचेजेस ना। हाँ, तो परचेजेस। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई अब नॉर्मल लॉस हो, कोई नॉर्मल लॉस हो, इनमें सवाल बताएगा भाई, और जो बताएगा वो लिख देंगे, पर हमने 4 की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो ये तीनों भाई हैं, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री के लेजर। इन तीनों में 4 बैलेंसेस हमने नॉर्मल ढूंढा करने हैं। तो ये आपका दूसरा उसूल है। उसूल बुक पे चलें, रूल बुक पे जाएं, चलें, लिखें जाके वहां पे, लिखें, लिखवाएं, क्या लिखें, लिखें। सुन लो पहले, 3 अकाउंट में 4 चीजें, डेटर में ओपनिंग, सेल, कैश, लेकिन कैश का मतलब रिसीव्ड, क्लोजिंग। क्रेडिटर के लेजर में ओपनिंग, परचेज, कैश यानी पेड, कैश पेड और क्लोजिंग। इन्वेंट्री के लेजर में ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग। कहां है उसूल बुक? 3 अकाउंट और इनमें 4 नॉर्मल चीजें। ये 3 अकाउंट 4 चीजें, 3 अकाउंट 4 चीजें। 100 दफा पढ़ना घर जाके आज आपने इसको, एक तस्वीर। 3 अकाउंट 4 चीजें, 3 अकाउंट 4 चीजें। कौन से 3 अकाउंट? डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री। कौन सी 4 चीजें? आपके सामने। डेटर के अकाउंट में बीडी, सेल, कैश, क्लोजिंग। कैश का मतलब कैश रिसीव। क्रेडिटर के अकाउंट में बीडी, परचेज, कैश, क्लोजिंग। ठीक है, और सही है, आप कह रहे हो परचेज। अच्छा चलो, इन्वेंट्री के लेजर में बीडी, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग। और ये दोनों में परचेज आ रहा है, इससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? इन दोनों में परचेज आ रहा है, इससे परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी हो रही तो इधर देखो, पहले इधर देखो। परचेजेस का लेजर बन रहा हो और उधार पे चीजें खरीदें, तो एंट्री क्या करते होते हैं आप? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, यहां पे लिख देते होते हैं आप परचेजेस, और यहां पे लिख देते होते हैं आप क्रेडिटर्स। ठीक है, और अगर आप परचेजेस की बजाय परपेचुअल सिस्टम वाला इन्वेंट्री का लेजर बना रहे हो और आप फिर गुड्स खरीद लें, आप रुके ना, गुड्स खरीद लें, तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या सिखाई हुई है आपको? किधर गया, पढ़ो लब्बो जी। गुड्स खरीदने की एंट्री क्या बताई हुई है परपेचुअल सिस्टम में? इसमें होती है एंट्री इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है,
और यहां पर क्रेडिटर के अंदर फिर लिखा हुआ आ जाएगा परचेजेस की बजाय इन्वेंट्री, ठीक है। और यहां पर जो परचेजेस हैं उसके आगे लिखा हुआ क्या होगा, क्रेडिटर्स, जैसे यहां पे क्रेडिटर्स लिखा होता था। तो इस क्रेडिटर्स का मतलब भी मैं परचेजेस ही लिख देता हूं। पहले आपको ये समझाया हुआ है ना कि इन्वेंट्री की डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ परचेज यानी परचेजेस आती हैं, और बोलो तो यही परचेजेस के अकाउंट में भी आती थी, लेकिन लिखा क्या होता था, क्रेडिटर्स। तो ये असल में ये कहानी है कि जब हमने, अच्छा अब ये वाला सिस्टम कभी चलना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि परचेज का लेजर तो हमने कभी भी नहीं बनाना। हमने पक्का फैसला किया है कि इन्वेंट्री का लेजर हमने बनाना, वर्किंग कैपिटल आइटम के लेजर बनाने। जब इन्वेंट्री का लेजर बनना है तो ये काम तो होगा नहीं, काम तो यही होगा। तो इसी के ये कह रहा हूं कि इन्वेंट्री के लेजर में नॉर्मल 4 चीजें क्या हैं, ब्रॉट डाउन, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल और कैरी डाउन। अब वो परचेजेस जो हैं वो परचेजेस क्रेडिट पे हैं तो क्रेडिटर लिखा होगा इस साइड पे, अगर वो कैश पे हैं तो कैश लिखा होगा, ठीक है। और क्रेडिटर के लेजर में ब्रॉट डाउन, परचेज, कैश पेड और क्लोजिंग आएगा, ठीक है। अब यहां पर परचेजेस जो आया करता था वो इन्वेंट्री से क्यों रिप्लेस हो गया, क्योंकि हम इन्वेंट्री का लेजर बना रहे हैं और परचेज की एंट्री परचेजेस डेबिट होती है, इन्वेंट्री डेबिट होती है, ठीक है। तो ये असल में दोनों लेजर्स में, इन्वेंट्री में भी परचेजेस का लफ्ज नजर आया जो छुपा पड़ा है अभी इस वक्त तो, और क्रेडिटर में भी परचेजेस का लेजर आपको नजर आ रहा है, ओके, और परचेजेस का लफ्ज नजर आ रहा है, सही है ना। चलो तो ये उसूल मैंने लिखवाए थे जी, जो आपको परेशान कर रहा था ये उसूल, अब सही है। अभी बनाते हैं, अभी लेजर के अंदर भी जाकर लिखते हैं, सब समझ आ जाएगी। चलें जी, और यही सामने पड़ा रहे, आराम आराम से बाद में भी लिख लेना। मैं तो अब सवाल वो है जो सारा मैंने बोर्ड पे उतार लिया होगा। अब तो मैंने सिर्फ बैलेंसिंग करनी थी, तो मैंने ये समझाना था आपको कि बैलेंसिंग में आपने क्या चीजें ढूंढनी है, डेटर के लेजर में क्या 4 चीजें ढूंढनी है। कोई 3 दे देगा, चौथी बैलेंसिंग निकाल लेंगे। क्रेडिटर, यार इतनी देर कर दी तुमने, आज तो बहुत नुकसान कर दिया, डायरेक्ट मेथड हो गया यार सारा, एकदम से अब दुख सा हो रहा है। खड़े हो जाओ ना तुम, अच्छा बैठ जाओ, फिर कुछ करते हैं। अच्छा रिवाइज करवा दें, क्या मतलब रिवाइज करवा दें, पिछले 1 घंटे से हम जो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करवा दें। किसने कहा रिवाइज करवा दें, किसने कहा, ये था, तुम थे, तुम ही हो सकते थे, नहीं तुम थे, तुम ही हो सकते थे, जो कहेगा तुम ही हो सकते, तुम हो गए लग रहा है, ये सब ही थे। अच्छा सुने भाई, बैलेंसिंग कराने लगा तो मैंने कहा ये बात बता दूं कि ये 3 लेजर्स नए आए हैं ना, चौथा तो एक्सपेंस का भी लेजर भी नया ही आया है, लेकिन इन 3 के लिए ये उसूल क्या है, इनमें हमने ये 4 नॉर्मल चीजें देखनी है। और सिंगल एंट्री का सवाल होता था ना जो, उसमें तो इसमें 3 चीजें मिस होती थी, एक करके निकालते फिर कहीं जाके पहुंचते। यहाँ पे बड़ा आसान काम है, आपको 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी आपने बैलेंसिंग निकालनी होगी, कोई सी भी एक हो सकती है जो बैलेंसिंग निकालनी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली कैश के पीछे ही भागेंगे, कैश फ्लो का टॉपिक, ठीक है। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं जी। ब्लू मार्कर बाहर आ चुका है, डेटर के लेजर की तरफ आए। अब डेटर के लेजर में ओपनिंग भी है, सेल भी है, क्या क्वेश्चन पूछो अभी पूछ लो, आपका है आपका, अच्छा जी कोई क्वेश्चन नहीं। डेटर के लेजर में ओपनिंग भी आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है। 4 नॉर्मल चीजों में से कौन सी मिसिंग है, कैश। अच्छा अब ये जहन में सिर्फ हमने सोच लिया कि ये कैश है मिसिंग। जब बैलेंस किया तो बैलेंसिंग फिगर भी इधर ही आई, कितनी है बताओ, 9104, ठीक है। अब ये कैश क्या है, कल मैं कैश सेल्स भी बीच में, आपके ना होमवर्क के अंदर एक सवाल है जिसके अंदर पास पेपर का सवाल, जिसमें उसने कहा होगा इतनी % सेल्स जो है वो कैश है, इतनी क्रेडिट। आप पता नहीं घर पे क्या करके आओगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा फिर कल। अभी बता दूं तो आप वो करके आ जाएंगे, अभी बता दूं तो फायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जब कल करके आएंगे वो काम मुश्किल किसी तरीके से, तो फिर आपको बताऊंगा यार क्या करते रहे आप लोग, ऐसे करना था। पास पेपर का एक वाहिद अकलौता सवाल डायरेक्ट मेथड का आपका आज होमवर्क है, ठीक है। अच्छा चले छोड़ें ऐसी बातें सोचना। ये क्या है, ये कैश जो कस्टमर्स है ना, इतनी बात बता, कस्टमर्स एक वाइड टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। कस्टमर में क्रेडिट कस्टमर्स भी आते हैं, कैश कस्टमर्स भी आते हैं। हमने कैश फ्लो के टॉपिक में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी लेना होता है और कैश रिसीव फ्रॉम कैश कस्टमर भी लेना होता है, क्योंकि कस्टमर से जो कैश इनफ्लो हुआ है। हमारे सवाल में कैश मिलती ही नहीं, अगर होती तो कैश ऑफ डेटर भी आता और कैश ऑफ कैश सेल भी आता, क्योंकि ये ब्रॉडर टर्म है कस्टमर्स, ओके जी। लेकिन आज तो सुकून ही सुकून है। तो वर्किंग 1 2 है जी, 9104, पॉजिटिव के नेगेटिव, रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर के लेजर की तरफ आए, इसने कहा आपके मतलूबा नंबर पे राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कहीं और से कुछ और लेकर आए। 2 क्वेश्चन मार्क्स के साथ तो काम नहीं चलेगा, 4 नॉर्मल चीजों में से 3 होंगी तो चौथी बैलेंसिंग निकल सकती है। हमने कहा अच्छा एडी अंग्रेजी ना मार। आगे आए, इन्वेंट्री का लेजर ने कहा बिस्मिल्लाह, ये हमेशा बिस्मिल्लाह कहेगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आए तशरीफ लाएं, और यहां से हमें वो बैलेंसिंग फिगर निकाल के देगा जो कि क्रेडिटर्स में जाएगी, ठीक है। 6423, ये परचेजेस, ये कैश नहीं है, परचेजेस की फिगर है। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि ये क्रेडिटर्स क्या हैं, ये वही परचेजेस हैं,
और ठीक है, लेकिन चूंकि ये क्रेडिट पर की हुई है, एक तो इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे आगे, दूसरा क्रेडिट पे की है तो क्रेडिटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैंने परचेज लिखा है, आपने पर्चे में नहीं लिखना। अब जैसे ये फिगर आई इन्वेंट्री डेबिट तो क्रेडिटर, अच्छा ये वो वाली फिगर आ गई है 6423। जब 6423 यहां लिखा तो यहां पे मैंने लिखा जी इन्वेंट्री। आपने कहा ये समझ नहीं आई बात, मैंने हालांकि समझा के आ रहा हूं, मैंने कहा यार वही परचेजेज हैं, ये उस लेजर से निकली हैं। किस लेजर से? उससे, इससे, इस लेजर से निकली हैं और यहां आ गई हैं, ठीक है। ये वही एंट्री है जो गुड्स परचेज करने की होती है अगर परपेचुअल सिस्टम हो तो। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, उधार पे खरीदी है। अब फिर 2-1 वकरहन क्रेडिटर के लेजर ने भी कहा अच्छा ठीक है मैं भी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ जाओ। फिर यहां से क्या मिल गया? कैश। कितना? 6528। 6528 कैश पेड टू सप्लायर्स। वर्किंग नंबर 3 कैश पेड टू सप्लायर 6528 नेगेटिव आउटफ्लो है, पेड, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हो तुम? सारे साल क्या? अच्छा जी। उसके बाद एक्सपेंस के लेजर में आए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस है, कोई बैलेंस की फिगर नहीं आ रही। आ रही है? क्या किस तरफ कितना? ये फिर क्या होगा? ओ हाँ, एक्सपेंस के लेजर में प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर इधर आती थी तो दूसरी तरफ कैश की फिगर ही तो आती थी। यही तो कैश निकालने चले थे हम। तो ये कैश और वो कैश, ये कैश जो है, यही 3 मांगे थे, सारे जाग के बैठे, ठीक है। हाँ जी, हम सायों का ख्याल रखते हुए, उनको जगाते हुए प्यार मोहब्बत से जी। वर्किंग 1961 कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस 1961, ठीक है जी। लो भाइया डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, यही नई चीज थी, बाकी तो सारा पुराना है। अब ये 2 मिनट में बाकी सवाल करना है, तैयार हो? बाकी तो वही सवाल है जो किया हुआ है मैंने क्लास में। वो दिन दान साहब की क्लास के 10 मिनट भी खा गए थे, स्टार्ट भी शुरू से किया था फिर भी खत्म नहीं हुआ था। कितना टाइम लगाया था ना इसमें, घर पे जाकर कुछ 1 दफा किया, किसने 2 दफा, किसने 3 दफा कर दिया जज्बे में आके। ये वही सवाल है आगे फिर, इतनी सी नई चीज थी। चलो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडिशन आ गया जी 150। ये 150 एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहां पे लिखा हमने एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 6 150 पॉजिटिव नेगेटिव? एडिशन है नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे आया लैंड का लेजर। इधर डेप्रिसिएशन होगी, नॉर्मल सोचा करो, लैंड डेफिसिट होता है। यार भाई साहब क्या मसला है तुम्हारे साथ यार? रोज तुम्हें कहना पड़ता है, कभी तो शर्म करके खुद भी चुप करके समझ जाया करो। और बैठते भी तीनों इकट्ठे हो तुम जी। डिस्पोजल, क्योंकि पता है डिस्पोजल है यार। उठ जाओ, पीछे जाके खड़े हो जाओ आखिरी आधा घंटा। इधर में से इसको निकाल दो यार। ये साथ वाला असल में खराब आदमी यही है, फ्रॉडिया यही है, हाँ, लेकिन फंसता वही है हमेशा। चल पीछे चलेगा मेरा बेटा, शाबाश जी। डिस्पोजल बैलेंसिंग फिगर निकली है जी 690। ये डिस्पोजल के लेजर में लैंड कितना? 90। नेक्स्ट तरतीब से चल रहे हैं ना, उसको बाद में बैलेंस कर लेंगे। अच्छा ये भी गया बिल, हालांकि बनी हुई है। अच्छा कोई एडिशन नहीं है। आप कह रहे हैं बिल्डिंग, मैं कह रहा हूं बनी हुई है, कंप्लीट है। आप कह रहे हो नहीं बन रही है। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बन रही है। नहीं, बिल्डिंग मतलब क्या होता है? बन रही है। अंग्रेजी अजीब सी जबान नहीं है। बिल्डिंग बन रही है अभी तो, बिल्डिंग इज बिल्डिंग, मतलब क्या मतलब? अच्छा चले छोड़े जी 500 ये कैश है क्योंकि इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है। टेस्ट वाले सवाल के अंदर अगर बोरिंग कॉस्ट और कैश फ्लो मिक्स हो जाएं, कहते हैं हम देखेंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब है? नो सर, ये वो सर, क्या मतलब? प्लेट में रख के पर्चा दे देगा अगला? क्या मतलब? दिमाग को इस्तेमाल होने से कम हो जाएगा? क्यों डरते हो? होगा कुछ तो कम होगा। क्यों? कुछ नहीं है, बस मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा चले, ओके जी। कितना ये हो गया? 500 ले जाओ इधर, ये भूल ना जाए। एडिशन इन, खामोश रहो भाई। एडिशन इन बिल्डिंग, वर्किंग नंबर यार चुप कर जाओ, 500। नेक्स्ट इधर आए तो इसने कहा
हाँ हाँ हाँ, इसने कहा कोई मसला नहीं, मेरे यहाँ कोई डिस्पोजल नहीं है कि इधर तुम सोचो डिस्पोजल एबनॉर्मैलिटी होती है, होता तो बता देता। बिल्डिंग में डिस्पोजल नहीं निकला, 3 डिस्पोजल थे, बिल्डिंग में नहीं था डिस्पोजल, इक्विपमेंट था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, लैंड था, इसमें कोई नहीं था, तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग आएगी इधर। और यही बात तो पता लगी थी हमें कि 230 इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन ये 230 और ये 60 ये बस पड़े रहो भाई यहीं पे, हमने उसको रिवर्स नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि पीबीटी से स्टार्ट नहीं लिया था हमने। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ने कहा कि भाईजान डिस्पोजल भी है, पता है आपको ना, डिस्पोजल भी है और हो सकता है एडिशन भी हो, इसलिए मैं माजरत खा हूँ, आप आगे जाए। इक्विपमेंट डेफिनेट के लेजर में गए थे तो इसने कहा था मेरे में मैक्सिमम 4 चीजें ही आ सकती हैं, एबनॉर्मैलिटी डाल के भी ठीक है, एबनॉर्मैलिटी एंड डिस्पोजल वो डाल के भी 4 चीजें आती हैं, तो चौथी चीज ही निकली थी। 30 क्या निकला था जी, डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जैसे ही ये फिगर निकली हमने कहा ओ शुक्र है, हम इसी के तो इंतजार में थे, क्योंकि हमने ये लिख रखा था कि बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सवाल ने बताया था कि इक्विपमेंट जो बिका है उसकी बुक वैल्यू 75 है, हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए थी क्योंकि एसेट अकाउंट बन रहा था कॉस्ट पे। याद आ रही है ये बातें, किया हुआ सवाल है, ठीक है। तो हमने कहा था अच्छा अगर कॉस्ट निकालनी है, बुक वैल्यू भी दे दिया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली है वर्किंग नंबर 11 में, तो फिर कॉस्ट निकालने के लिए 75 जमा 30 कर दो, 105 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने यहां पर आकर डिस्पोजल की कॉस्ट निकाली थी, और कैसे निकाली थी जी, 75 बुक वैल्यू प्लस 30 की कॉस्ट जी, 105 इक्विपमेंट अकाउंट में से क्रेडिट होकर इधर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया, 75, ठीक है। सॉरी 105, मैं भी कहूँ ऐसे ऐसे कर, अच्छा देख भी रहे हैं, ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, एक बच्चा ऐसे उधर कोने वाला बैठा हुआ है, देख भी रहा है, उस्ताद ने कह दिया मान भी रहा है, लेकिन हाँ भी कर रहा है बेचारा, लेकिन अब दिल नहीं मान रहा उसका ना। कितने अच्छे बच्चे हैं ना, 105, ठीक है। अच्छा दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कितने से जी, 30 से। ये हमने वर्किंग नंबर 11 में निकाला था, यहां रेफर कर दोगे वर्किंग, ठीक है। कैश भी देख लेंगे एंड पे, बल्कि एंड हो ही गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, हाँ ये बैलेंस नहीं हुआ। कैश कितना, 155, ये है एडिशन इन इक्विपमेंट, एडिशन इन, इसकी इजाजत होती है पर्चे में, कोई मसला नहीं, लेकिन यहां पे लफ्ज पूरे पूरे लिखना बस। इक्विपमेंट जी बोलो, 10 155 आउटफ्लो है क्योंकि एडिशन हुआ, ठीक है जी। ये इलाका सारा हो गया बैलेंस। लॉन्ग टर्म लोन्स बैलेंस करके देखो तो कैश आएगा 75 का, लेकिन हमने इन दोनों को इकट्ठा करके याद है शो किया था, तो यहां पे हमने आकर लिखा था लोन रीपेड, लोन रीपेड, और 100 प्लस 75 हमने लिखा था 175 नेगेटिव। उसके बाद इधर देखा तो ये चेक करो बैलेंस हो गया, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकली थी, लेकिन इस 100 को भी हमने कैश इनफ्लो के तौर पे लिया था क्योंकि इसी से लोन रीपे हुआ था। बैलेंस करके चेक कर लो, ये बैलेंस हो गया था, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकली थी, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड या न्यू कैपिटल कुछ भी लिख दो जी, वर्किंग शर्किंग कोई नहीं थी, बस वो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, वही 100 हमने ये शो किया था, वरना मैंने कहा था 75 भी कर देंगे तो वो एक आध नंबर ही मिस होगा, वैसे सही है, सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आए डिस्पोजल ऑफ लैंड के अकाउंट में से हमें कैश बैलेंसिंग मिल रहा है, कितना 750, यही मिला था ना तब भी। सारा सवाल सेम है बच्चों, सिर्फ इतनी सी जगह चेंज हुई है और 4 लेजर नए बने हैं, तो कंफर्टेबल फील कर रहे हो। नया सवाल कराता हूं उसकी एडजस्टमेंट्स को सोचने बैठ जाते हैं, नया सवाल कल करवाऊंगा जब आप होमवर्क मुझसे कर रहेंगे, पहले आप करेंगे, तो मेथड से तो कंफर्टेबल हो ना, कि मेथड में कुछ नहीं है, अब बाकी फिर हमारी समझदानी की कमजोरी है, ठीक है, कि हम वो एडजस्टमेंट ना समझें, तो वो एडजस्टमेंट तो डिफरेंट वही करती है, कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ बात करके ही भेजूं। तो यहाँ पर सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव्ड जो भी लिख लो, फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ब्ला ब्ला पूरा लिख लेना, वर्किंग नंबर 14 754 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको बैलेंस किया, इधर से इसका भी कैश आ गया 132, ठीक है जी, ये 132 का कैश, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल वर्किंग नंबर 15 132 पॉजिटिव, ठीक है जी। और इक्विपमेंट का भी अब इसी तरफ बैलेंस आएगा, कैश कितना 60, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 16 में कितना 60 पॉजिटिव, सवाल खत्म।
नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? चलें, यहाँ पे हम कौन सा ब्रेक लगाते होते हैं? बस ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये भी एक स्टॉप होता है, तो पर्चे में टाइम ज़ाया होता है ना। बस हम यहाँ से कैलकुलेटर मारते हैं और यहाँ पे 47 आता है पॉजिटिव। ये मुझे याद हो गया क्योंकि ये पिछले 4 साल से मैं यही सवाल डायरेक्ट के लिए करवाता हूँ ना, तो वो फिर जाके देखते हैं। और वैसे भी यही 47 पहले दिन निकला था आपकी क्लास में, पहले सुबह वाली क्लास में, फिर आज सुबह वाली क्लास में भी निकल चुका है। आप चेक कर लें 47 ही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने यहाँ पे चेक कर लिया 47 ही है। असल इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो पहले दिन पहला सवाल किया था उसको जाके ओपन करें, उसको ओपन करें अपने रजिस्टर्स पे। पहला सवाल जो आपने किया था, और किसी के पास खुदा ना खासा वो रजिस्टर नहीं है तो वो किताब के अंदर उसका सोल्यूशन ओपन कर ले, लेकिन अपने रजिस्टर को ओपन करें। पहला सवाल कैश फ्लो का, जुनेद जंजुआ, पहला सवाल कैश फ्लो का किधर है? पहला सवाल कैश फ्लो का, इसके अंदर एक आंसर यानी कि कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर क्या था? यही 47 था। और भाई मेथड ही बदला है ना, कैश फ्लो का आंसर तो नहीं बदल जाता इससे, तो ये सेम है। ओके, तो देखिए मेथड चेंज किया लेकिन ये आंसर सेम है। आगे तो वैसे ही सारा सवाल सेम था। ठीक है, इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड थे नहीं ना? ठीक है जी, 141 पॉजिटिव और 75 नेगेटिव। अब 47 प्लस 141 माइनस 113 पॉजिटिव, फिर ये टोटल नहीं किया 548 नेगेटिव और क्लोजिंग 435 नेगेटिव। ठीक है, तो जब हमने 548 नेगेटिव उस पॉजिटिव में ऐड किया तो क्लोजिंग आ गया 435 नेगेटिव। ठीक है, तो कैसा रहा डायरेक्ट मेथड? नहीं करवाता। भाई बस इतना सा नया काम किया कि इस हिस्से को रिप्लेस करके उसकी जगह ये 4 लेजर बना लिए। एंट्रीज पहले भी करते थे, जो सवाल में डाटा गिवन होता था। बेटा परचेजेस की एंट्री होती ही क्या है? इन्वेंट्री, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। इन्वेंट्री के लेजर की 4 नॉर्मल चीज़ों में एक परचेजेस भी हैं। अब कभी ये परचेजेस यहाँ से निकल के इसको पूरा कर देंगी, कभी ये यहाँ से निकल कर इसको पूरा कर देंगी। ये दोनों भाई साथ ही रहेंगे। इनसे ही हमें असल में चाहिए ये फिगर। ये फिगर निकालने के लिए ये ज़रूरी थी, ये निकालने के लिए ये लेजर में इसका आना ज़रूरी था। तो ये कहानी ऐसे चली कि यहाँ से परचेजेस आई, वो क्रेडिटर में गई, क्रेडिटर से कैश आया और ये कैश हम ले गए कैश फ्लो में। घर पर जाके करना रिवाइज। अगली चीज़ पढ़ाऊँ ना? अगर जबान चुप रह सकती है तो बैठ जाओ आप। बल्कि यार इसको ना इधर, ये भाई इधर इसमें साथ बिठाओ इसको। हाँ बिठाओ इसको, और अगर बोले तो बेशक कान के नीचे 1-2 आगे आओ, आगे। और देखता हूँ फिर मैं डॉन बने तो आगे 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 आओ। चलो ठीक है, काफी दूर। ये भी दोस्त है, तुम्हारी दोस्तियां बड़ी हैं तुम्हारी। अच्छा बच्चों जल्दी करें, हाइब्रिड वाले पिक्चर ले लें प्लीज, कैमरे का वेट हो रहा है प्लीज। आ जाए जी अभी। अच्छा जी, अब ये इतनी सादा बातें होती नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर भी एडजस्टमेंट वही करती हैं। मेथड आपको समझ आ गया है, सारा सवाल हमने कर लिया है, लेकिन एक छोटा सा मसला इसके अंदर हो सकता है। वो क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, और इसकी बेस के ऊपर ही फिर आपका सवाल अब आगे से हुआ करेगा। यहां पर तो उसने हमें अलग से एडमिन, सेलिंग और डेप्रिसिएशन दिए हुए थे। हमने डेप्रिसिएशन को इग्नोर ही कर दिया एक्सपेंस का लेजर बनाते हुए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो सवाल के अंदर ये अलग से बाइफर्केशन नहीं देता। ठीक है जी, ये ऊपर वाला था, मैं इधर क्यों आ गया? अलग से बाइफर्केशन नहीं देता, बल्कि वो टोटल ही ये बताएगा इस तरह से कि जी एक्सपेंसेस, बल्कि सेलिंग एडमिन अलग देने की बजाय अक्सर ऐसा भी करता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही दे देता है। ठीक है, यानी अलग से सेलिंग, एडमिन और डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आया करते। ये सहूलत सिर्फ जुनेद जंजुआ वाले सवाल में अवेलेबल थी। होता ऐसे है कि सवाल में वो लिख देता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, न्यू सवाल आता है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या सेलिंग एडमिन अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 2212 की फिगर है।
अब दो सूरतें होती हैं, या तो आप लेजर से डेप्रीसिएशन निकालते हैं, जैसे 60 और 170 हमने निकाला, और आप कहते हो डेप्रीसिएशन तो है, फेस पे नजर नहीं आ रही है, तो सेल्स में पड़ी होगी, हाँ अदर इनकम में पड़ी होगी, अदर एक्सपेंस में, नॉर्म की तरफ जाएंगे सेलिंग एडमिन में। वैसे थोड़ा और भी सवाल गुस्से में आ सकता है, और प्लांट की डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी डाल सकता है, लेकिन वो बात बाद में करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप इसको तो पहले समझ लें। ये बात समझ आई है? सवाल ने हमें बताया 2212 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बाकी चीज अब ये ना कहना 230 की डेप्शन पड़ी है, आपको क्या पता कहां नजर आ रहा है आपको डेप्शन पड़ी है, आपको नहीं नजर आ रहा सवाल, अब सवाल बदल गया। अब सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुए हैं 2212। अब दो सूरतें हैं, या तो आप लेजर्स बैलेंस करेंगे और एंड पे जाके पता लगेगा ओहो 170 और 60 की डेप्रीसिएशन है, मतलब 230 की डेप्रीसिएशन भी है, तो फिर आप कहोगे अच्छा वो फिर इसी में पड़ी होगी। बल्कि इधर की बजाय आई कैप तो यूं करता है कि ये लिखने के बाद नीचे एक एडजस्टमेंट में लिख देता है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 230 रुपए विच इज इंक्लूडेड इन सेलिंग या एडमिन या कॉस्ट ऑफ सेल, ये बात खुद ही बता देता है। बात समझ आ रही है? लेकिन फिलहाल मैं ये एक्सपेंस का लेजरा दोबारा बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है जी। एक्सपेंस के लेजरे में ये सारी चीजें वही हैं जो हमने पहले लिखी थी, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंस की फिगर निकालने गए तो वो हमें कितनी नजर आ रही है? 2212। हमने यही उठाकर इधर लिख ली 2212। अब ये लिखने के बाद कैलकुलेटर निकालो, आपने बैलेंस किया और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस की फिगर निकाली। जल्दी करें, निकालना भाई, निकालना, अगली बार निकालेगा क्या? बैग में पड़ा हुआ है 2191। अब ये आपने कैश निकाला और ये कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस में लिखकर आ गए पर्चे में, लेकिन अदर एडजस्टमेंट्स, अदर एडिशनल फॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि एक्सपेंसेस में 230 रुपए की डेप्रीसिएशन भी पड़ी है। अब आपने उसको इग्नोर किया, आपने कहा, सर ने कहा था इस मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन को इग्नोर करना है, मैंने कहा था वहां पे एडजस्टमेंट के बाद इग्नोर करना है, लेजर्स में तो आनी होती है। अच्छा, अब मसला क्या हुआ है, जरा इस 2191 को लिखो कैलकुलेटर पे, जो आपने अभी निकाला, और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है 1961, इसको, इनका डिफरेंस लो 230। बेटा 230 ही आ गया। अब ये 230 क्या है? वही क्योंकि ये सवाल में सारी चीजें सामने थी ना, इसलिए मैं इसमें समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें यहां पे समझ आ रही हैं, आगे तो फिर अप्लाई करनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश की फिगर में जो हमने अभी ये कैश निकाला है, इसकी फिगर में डेप्रीसिएशन भी शामिल हुई पड़ी है, डेप्रीसिएशन शामिल हो गई है ना, हालांकि वो तो नॉन कैश है। क्या डेप्रीसिएशन की 230 की एंट्री भी आपने यही की हुई है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन आप कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस अगर ये निकाल रहे हैं तो इसमें तो डेप्रीसिएशन भी शामिल हो रही है। प्रॉब्लम समझ आई है? अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम असल में है इस फिगर में। इस फिगर में चूंकि डेप्रीसिएशन शामिल है तो उसने कैश को भी इन्फ्लेट कर दिया। ये डेप्रीसिएशन यहां पड़ी तो बैलेंस फिगर जब निकली तो उसमें भी ये डेप्रीसिएशन शामिल हो गई। ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो काउंटिंग नहीं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें से 230 को निकालेंगे, ये मैन्युअली निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप इस 230 इस 22-12 में से 230 को निकालेंगे, फौरी तौर पे आपको 1982 की फिगर मिलेगी। क्या किया आपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने स्टार लगाया, छोटी सी वर्किंग हमें करनी पड़ा करेगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट, अगर कोई नॉन कैश आइटम पड़ा है तो उसको निकालना पड़ेगा यहां पे भी, क्योंकि अब यहां पर ये एक्सपेंस यहां आना है और इससे कैश की फिगर निकलनी है। अगर पड़ा रहने दिया उस नॉन कैश एक्सपेंस को यहां पर, तो वो तो फिर कैश को ले डूबेगा, कैश फ्लो को भी ले डूबेगा, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करने देना, आपने कहना है भाई रुको, ये 2212 तुम रुको, तुम पहले आओ इस वर्किंग में। ये वर्किंग क्या है जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले आओ इस वर्किंग में। फिर हमने सवाल में जाकर देखा नॉन कैश कोई एडजस्टमेंट है, नीचे लिखा हुआ था, या आपने लेजर से निकाला था, दो ही ऑप्शन है ना, या वो लिख दे या आपने निकाल लिया लेजर में से, दोनों सूत्रों में आपको पता लगा डेप्रीसिएशन है। अगर है तो फिर यहीं पड़ी है, तो आप क्या कहोगे? निकालो इसको, डेप्शन को यहां से निकाल दो। नॉन कैश एडजस्टमेंट किया आपने, यानी डेप्शन को माइनस किया। अब ये एक्सपेंस है, यहां उलट नहीं करना, इन एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन पड़ी है, यहां से निकाल ली तो सिंपल हो गया, माइनस कर दो इसको। अब जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास जो फिगर आई वो कितनी आ गई? 1982 की। जैसे ही आपने यहां पर 1982 की फिगर लिखी, जैसे ही आपने यहां पर 1982 की फिगर लिखी, जरा कैश की बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितनी आती? 19। आप देख लो, ये वही सही वाली फिगर आ गई है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले अगर खुदा ना खास्ता इन एक्सपेंसेस में कोई नॉन कैश आइटम पड़ा है तो उसको सही कर लो। अच्छा, यही वाली चीज इन्वेंट्री पे भी अप्लाई हो जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी होती है। इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी होती है। बोलो, अब कॉस्ट ऑफ सेल में तो एक्सपेंसेस हैं,
अब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ के आए हैं, आप तो इंट्रो में बड़े पढ़ छड़ के आए हैं आप लोग, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है, और अगर हेड ऑफिस की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है तो वो एडमिन एक्सपेंस में जाती है, और अगर सेल शोरूम की डेप्रिसिएशन है तो वो सेलिंग एक्सपेंस में जाएगी। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। फैक्ट्री के खर्चे सारे उधर ही जाते हैं ना। और अगर आपके हेड ऑफिस में लगे हुए जनरेटर की डेप्रिसिएशन है तो वो एडमिन में आएगी। बात समझ रहे हो? तो ऐसा हो सकता है कि वो सवाल ही बताएगा आपको कि कुछ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी पड़ी है। तो अगर ऐसा होगा तो आप कॉस्ट ऑफ सेल के साथ भी वही अशर करोगे, स्टार लगाओगे और उसको इधर ले आओगे, कॉस्ट ऑफ सेल एज पर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। क्योंकि देखो अगर यहां पर आपको सर यहां कौन सा इन्वेंट्री, कौन सा कैश निकलता है, कौन सा कैश निकलता है? और भाई साहब यहीं से तो आपने परचेजेस की फिगर निकाली थी, जिसको लेकर गए थे आप क्रेडिटर के लेजर में थोड़ी देर पहले, और फिर उस क्रेडिटर के लेजर में से कैश की फिगर निकली थी। अगर ये फिगर गलत निकली तो ये गलत फिगर क्रेडिटर में जाएगी, क्रेडिटर की गलत फिगर से कैश गलत ही तो निकलेगा। तो अल्टीमेटली इस नॉन कैश का इंपैक्ट कैश पेड टू सप्लायर्स पे भी पड़ जाता है। तो ये यहां पर भी एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अभी सवाल के अंदर 230 क्यों इग्नोर किया? अलग पड़ा था। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का मामला होता, इस तरह का मामला होता कि ऐसे कुछ ना अलग अलग होता बल्कि लिखा होता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये इतना है, तो फिर हम उसको ऐसे करके सही करके, यानी कि ये जरासीमों वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बैलेंस नहीं लेके जाना आपने, सेफ गार्ड से इसको धोना है, ठीक है। सारे डर्टू साफ करने हैं, और एक डर्टू नहीं है, सिर्फ डेप्शन नहीं होती, बहुत सारे डर्टू हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे डर्टू हैं, बहुत सारे जर्म्स हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स हैं, जैसा कि ये देखो, सिर्फ डेप्शन नहीं है, लॉस ऑन डिस्पोजल अगर इसमें शामिल हो गया है निकालो, बैड एक्सपेंस शामिल हो गया है निकालो, इंपेयरमेंट लॉस शामिल हो गया है निकालो, फेयर वैल्यू लॉस शामिल हो गया है निकालो। ये सारी चीजें ऐसी होती थी जो नॉन कैश। एक आधी और भी आप डाल सकते हैं, आप माफी दे दें मुझे, ठीक है। पिछली बार ये भी है यार, बात ठीक है, जो सवाल में आएगा तो देख लेना। कोई नॉन कैश एक्सपेंस है और वो इस फिगर में शामिल है जो आपने एक्सपेंस की यहां लेकर जानी है, तो उसको नीचे माइनस कर दो यार। उसको ये जरासीमों से भरा हुआ और जरासीमों से पाक, जरासीमों से पाक यहां पर जाएगा, और फिर पाकिस्तान साफ साफ। मुझे याद है अभी तक, ठीक है। हमारे टाइम में लगते थे, आपके टाइम में लगते हैं आजकल? अच्छा, आजकल तो आपका भी टाइम गुजर गया, आपका भी टाइम ये तो गुजर गया वैसे। तो चलो घर पे कोई बच्चे सच्चे हो तो उनको भी देखा हो। अच्छा चले, चुप करो डटू। जी बेटा, एक तो अगर वाले सवाल ना किया करो, मैं बता रहा हूं नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अगर के सवाल से पूरा सवाल बदलना होता है, पूरा सवाल नहीं बदलते। चलो पूछो, अगर हुआ जवाब देने वाला तो दूंगा। अगर हटा दिया आपने, चले गुड। क्वेश्चन में अगर बोल लो, अगर जवाब देने वाला होगा तो मैं दे दूंगा। कुछ भी ना हो, कुछ भी डेप्शन ना एसेट है ना डेप्शन है ना कहीं से डेप्शन निकली है तो नहीं आएगी बेटा, जिंदगी सुकून में है बस। क्या बात करने लगा था, अहम बात थी, भूल रहा हूं। हाँ, कल लिखवाऊंगा ये उसूल, अभी जबानी सुन लो। एक बात तो बताओ, मैंने आपको बैड डेट के बारे में एक असवल लिखवाया था। असवल समझते हो? ये असवल लिखे हैं ना सारे, मैंने ये असवल लिखवाया था, असूल लिखवाया था। एक बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते हैं, प्रोविजन को ग्रॉस डेटर्स में से लेस करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में लेकर जाते हैं। ये था इनडायरेक्ट कैश फ्लो के लिए। डायरेक्ट कैश फ्लो में ये रूल नहीं लगना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने डेटर का लेजर बनाया है। जिंदगी में कभी डेटर का लेजर नेट ऑफ प्रोविजन बना? अगर आपने डेटर को ही नेट ऑफ प्रोविजन कर दिया तो फिर तो प्रोविजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यानी अगर डायरेक्ट मेथड है तो आपने डेटर का लेजर बनाना है, और अगर डेटर का लेजर बनाना है तो वो हमेशा ग्रॉस पे बनता है। अब अगर आपकी बैलेंस शीट में नेट डेटर्स देगा और अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन देगा तो इग्नोर से काम नहीं चलेगा। उन नेट डेटर्स को ग्रॉस बनाओगे, ग्रॉस डेटर से डेटर का लेजर बनाओगे, और प्रोविजन को भी माफी नहीं देनी, प्रोविजन का भी लेजर बनाओगे। उससे निकलेगा बैड डेट एक्सपेंस। जो बैड डेट एक्सपेंस यहां पे साफ पाक करने के लिए भी इस्तेमाल होगा इस बैलेंस को। बात समझे हो? ये कल लिखवाऊंगा भी, सही, अभी नहीं लिखना, अभी अगला सवाल पढ़ाना है जो होमवर्क में देना है, ठीक है? ठीक है, तो डेटर का, अच्छा बैड डेट रिटर्न ऑफ भी नहीं इग्नोर होने। क्यों? बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर, बैड रिटर्न ऑफ ही हम तो एंट्री करते हैं, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। प्रोविजन का लेजर भी बन रहा होगा, डेटर भी बन रहा है, प्रोविजन में डेबिट डेटर में क्रेडिट, ये भी इग्नोर नहीं हुआ। दूसरा, प्रोविजन को भी नेट नहीं करना, ग्रॉस डेटर चाहिए इस लेजर के लिए, प्रोविजन का लेजर भी अलग चाहिए, वहां से जो बैड डेट एक्सपेंस निकलेगा
अगर शामिल हुआ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल बात है मेरे ख्याल से इस मेथड की, जो आपको काफी हद तक समझ आई। तो शुक्र करें इस पे अल्लाह का, बाकी तो इंशाल्लाह अब कल देखेंगे। वैसे मेरे ख्याल में जो पास पेपर में सवाल है उसमें प्रोविजन का कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट किया उसने, ये जो मैं देने लगा हूं, ठीक है। लेकिन टेस्ट वाले सवाल में इंशाल्लाह अगले वीक में सब कुछ होगा। फिर आप कहोगे ये क्या, मैं कहूंगा ये तो होगा, ठीक है। इसको प्लीज इसकी पिक्चर ले लें, पिक टूरे ले लें, पिक टूरे जी स्टूडेंट। अगर फिर वही अगर, वैसे ये करके भी अगर वाला सवाल अगर वाला ही रहता है, मगर वाला नहीं। बोलो तो सर उसके कितने नंबर कटेंगे, खुद सोच लिया करो। अब तो 7600 बार कर दी बात। क्या डेप्रिसिएशन का ना माइनस करो तो कैश की फिगर गलत नहीं हो जाएगी? हाँ, इग्नोर करोगे तो बैलेंस कैश फ्लो का एक नंबर तो कट जाएगा ना। कैश रिसीव, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस की फिगर तो गलत आ जाएगी। इग्नोर क्यों इग्नोर कर रहे हो तुम बाय द वे? नहीं समझ आ गई है तो फिर इग्नोर करोगे तो मैं ग्रैप्टे कराऊंगा तुम्हें। इग्नोर करना, समझ आने के बावजूद क्यों इग्नोर करना है? प्रेशर कोई नहीं होता, पर्चे का प्रेशर नहीं लेना भाई। भैनों ते भरावो, पर्चे का प्रेशर नहीं लेना प्लीज, प्लीज पर्चे का प्रेशर नहीं लेना। ऑनलाइन वालों ने तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। चॉकलेट साथ लेके क्यों जानी? अच्छा हाँ, नहीं असल में वो बेटा चुप कर जाए, दिमागी काम हो रहा हो ना तो जरा शुगर लेवल लो हो जाता है, तो कोई नहीं, टॉफी शॉफी से भी काम चलेगा। जी बेटा बोले। क्यों, मैंने कोई एसिड का लेजर नए तरीके से बनाया? बेटा एक मिनट यार, तुम जहां बैठते हो बोलते हो यार कल से मेरी क्लास में बैठना मत यार। इसका साकिब इसको इंश्योर करो ये लड़का कल खड़ा रहे क्लास के अंदर, अभी भी पीछे चले जाओ और आइंदा कभी भी बैठना नहीं क्लास में, खड़े होकर पढ़ोगे। भाई से पहले कहा था या बाद में, पीछे जाओ एक दफा दोबारा, जरा देखें जी सारे मुड़ के इसको, जरा देखें सारे जी कौन है ये जो 2 दफा आज क्लास में खड़ा हुआ, कैमरे में भी आ रहा है, ये है जी ये, अब तो आ गया। विक्ट्री का साइन नहीं दिखा रहा। इंश्योर करो कल ये क्लास में मेरे आने से पहले खड़ा हो। और छुट्टी की ना तुमने तो मैंने इसका फोन नंबर भी लिखवाओ, वालिद का भी फोन नंबर लिखवाओ, घर पे फोन करूंगा छुट्टी की तो इसमें। ओके जी बेटा बात सुने, फिक्स एसेट के ऊपर वही पुराने असूल हैं जो पढ़ के आए हैं। बैलेंस शीट में नेट पे है तो नेट पे बनाओ, अलग है तो अलग बनाओ। उसका क्या ताल्लुक इस मेथड से? सिर्फ फर्क ही पड़ा है तो वो थोड़े से एरिया में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में था और 4 नए लेजर्स बने हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही करना जैसे आज तक करते आए हो, कोई नई सोच नहीं लानी है। डेटर का लेजर चूंकि बनाना है वो ग्रॉस से बनता है, तो मैंने कहा फिर प्रोविजन को आपने नेट करके काम नहीं चलाना, ठीक है। अच्छा ये भाई होगी पिक्ट्यूरे। अच्छा जी अब आपका देखें ना, आप ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने 2 बार कर लिया, 5 भी हो गया, फिर 8 भी हो गया, फिर 9 रहता करवाना है, ये होमवर्क दूंगा। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 मंडे को मैंने करवाना रेक्टिफिकेशन वाला, 13 हो गया, 14 हो गया। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें डायरेक्ट मेथड, इसका इंतजार था हमें। 19 नंबर का ये सवाल आया था ऑटम 19 पास पेपर में, इकलौता है। लेकिन हमने जुनेद जंजुआ वाला कर लिया है। छोटे छोटे और सवाल भी हैं, रिवीजन प्लान जब दूंगा ना एंड पे, जब पेपर पे घर पे जाने से पहले, उसमें मैं 2-3 सवाल और भी डाल दूंगा। मुझे आप जो बोलता हुआ नजर आएगा आज वो इसी कैटेगरी में होगा, मैं बता रहा हूं। कुछ शर्म कर लो थोड़ी सी, वैसे तुम्हारे करीब बैठ के गया ना, असर तो पड़ता है। तो कुछ आसान सवाल 1-2 क्वेश्चन बैंक में भी हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी हैं, नेक्स्ट टेस्ट में भी एक हैवी किस्म का सवाल आएगा। मैं कहा मैं मोर देन इनफ होगा इंशाल्लाह। बहरहाल इसको मैं पढ़ाता हूँ, ये होमवर्क में है। 16 लॉजिक्स वगैरह कुछ रहती है ना, वैसे तो शायद आधे पे जल्दी अभी भी आप आंसर कर लें, लेकिन ये इसको मैंने रोका हुआ, एंड पे पढ़ लेंगे। 17 आपको करवा दिया है, 18 आपको करवा दिया है, 19 आपको करवा दिया है, और है ही कोई नहीं, ठीक है ना। तो कैश फ्लो का टॉपिक तैयार लग रहा है मुझे अब आपका। अब इसको पढ़ के देखते हैं जी ये क्या कहते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इतवार ट्रेडर लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 19। पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, स्टॉक एंड ट्रेड है। आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस सवाल में फेयर वैल्यू पे। प्री पेमेंट एंड ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड पेबल्स है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के आगे लिखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। आप कहोगे जी ये हमें कैसे पता लगेगा? भाई ये ना पहले IFRS 15 ना FAR 1 में ही होता था, तो IFRS 15 की ये टर्म है एडवांस फ्रॉम कस्टमर के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल करता है। जो बच्चे FAR 2 पढ़ रहे हैं साथ वो देख लेंगे IFRS 15 के अंदर इस लफ्ज को। लेकिन चूंकि IFRS 15 हमारे सिलेबस से निकल गया है, यार इसका भी नाम नोट कर लो, ये भी मादी मुजरिम है। खड़े हो ना जरा, तुम खड़े हो जरा। शाकिब इसका भी, ये इसका दोस्त ही है, ठीक है ना। एक कोने पे ये खड़ा रहा करेगा, दूसरे पे ये दूसरा, ठीक है। और छुट्टी इनके घर वालों के नंबर भी लिखवाने हैं तुमने, आज ना लिख के दे तो मुझे बताना, ठीक है। मैं देखता हूं छुट्टी भी कैसे करते हैं, बैठने मैंने नहीं देना, छुट्टी घर वाले नहीं करने देनी, सीधा करूंगा इंशाल्लाह। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स।
बेटा ये आपको मैं कह रहा था कि ये अब आपके क्यों नहीं आ सकता, सिलेबस से निकल गया। IFRS 15 चूंकि FAR 2 में चला गया तो वो टर्म यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर भी ले तो भाई मैंने बता दी है एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, ये ज़हन में रख लेना। लेकिन इस सवाल के अंदर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। जैसे एडवांस टू सप्लायर की कल एडजस्टमेंट कराई थी तो मैंने समझा दिया था ये आपको कि वही है। फिर एक्रूड लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट पेएबल है, लॉन्ग टर्म करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग वाई नहीं लॉन्ग टर्म लोन्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अब देखो ना ICAP की ज्यादती उस अटेम्प्ट के अंदर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी FAR 2 के लेवल वाले बच्चे को पता होता है कि इसका नाम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। आसान वही है जो आपको पढ़ाया हुआ है, टैक्स पेएबल। प्रोविजन एक अंदाजा होता है क्योंकि ये बदल भी जाता है, आपने पता है टैक्स पढ़ रहे हैं कि आप कुछ एक्सपेंस बनाते हैं टैक्स वाले प्लस माइनस कर ही देते हैं असेसमेंट करते हुए, ठीक है। तो बहरहाल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मींस, लेकिन कोई नहीं कितनी जाती है। लायबिलिटीज में एक चीज नजर आ रही है, टैक्सेशन लिखा हुआ है तो आप टैक्स पेएबल जुगाड़ भी तो कुछ लगा ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो दिमाग बंदा सोच देता है, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। लायबिलिटीज में पड़ा है टैक्स है तो टैक्स पेएबल ही होगा, एक्सपेंस तो नहीं हो सकता, प्रोविजन क्लास से परेशान भी हो तो प्रोविजन एक अंदाजा होता है। फिर भी देखे तफसील से इनकम स्टेटमेंट दी हुई है क्योंकि डायरेक्ट मेथड के लिए जरूरी होता है। सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग है, एडमिन है, अदर इनकम है, PBIT है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सेल्स जो है वो क्रेडिट पे हुई हैं। ये क्योंकि मैंने दूसरे बच्चों को बिल्कुल इतना भी नहीं पढ़ाया ना, तो इसलिए मैं आपको भी ज्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा, एडजस्टमेंट आप खुद खपो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना है जो यहाँ पड़ा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कुछ शामिल है, पता नहीं क्या कुछ है, लोन इंस्टॉलमेंट जो है ये है, अदर इनकम में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं, ड्यूरिंग द ईयर राइट इशू हुआ एट प्रीमियम, पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, लेकिन 19 में से 11-12 नंबर आप लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये तो पहला सवाल है, अभी तो फिर मैंने ये कल करवाना है और आप घर जाके उस सवाल को भी जुनेद वाले को दोबारा करेंगे, अब आपका लेवल बढ़ रहा होगा, फिर मैं ये सवाल कराऊंगा और बढ़ेगा, 1-2 सवाल होमवर्क में संडे को दूंगा, फिर टेस्ट में आएगा, तो इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, पेपर में अगर उसने डायरेक्ट मेथड करवाना होगा तो वो ऐसे बताएगा, अगर खामोश होगा तो हम वही मेथड करेंगे जिसकी हमें आता है, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस है, तो या तो उस मेथड का नाम लिखता है या खामोश हो जाता है, तब भी हम देख लो कितने सवाल किए हैं खामोशी केस में वही मेथड किया है। डायरेक्ट मेथड अगर करवाना है तो उसके लिए लाजिम है कि वो लिखे, अगर वो सवाल में ये लफ्ज ना लिखे तो हमारे लिए ऑप्शन वाइड ओपन हो जाता है, हम जिस मर्जी मेथड से कंफर्टेबल हो कर लें। उसने अगर डायरेक्ट मेथड से करवाना है तो उसके लिए लाजमी है इसको लिखना। तो पास पेपर 15 आपका होमवर्क है, कल होगी मुलाकात, जिंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़।